हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सोशल स्टडीज़। मैं हूं आपका होस्ट विनीत शर्मा। और आज हम शुरू करेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। तो हम लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति, यानी जो क्रांति फ्रांस में हुई थी, हमें पहले पता होना चाहिए कि क्रांति होती क्या है। तो एक आसान शब्दों में मैं आपको अगर बताऊं तो क्रांति का अर्थ होता है एक ऐसी जंग, एक ऐसा युद्ध या एक ऐसा बदलाव जो समाज चाहता है एक लंबे समय से चली आ रही कुरीतियों के विरुद्ध, या उनके ऊपर जो दमन हुए हैं किसी एक समाज के ऊपर, वो जब उनके अंदर बदलाव चाहता है तो उसे क्रांति कहते हैं। और उसके लिए वो लड़ता है, क्रांति सिर्फ चाहता नहीं है, उस बदलाव को लाने के लिए वो लड़ाई भी लड़ता है, वो एक्शन भी लेता है और सामने से रिएक्शन भी आता है। तो उसे क्रांति कहते हैं। और ये एक सामाजिक संरचना है, मतलब आप भी देखते हो आज भी है और ये पहले भी था, और ऐसा ही चलता रहा तो आगे भी होगा कि समाज जो होता है वर्गों में बटा होता है। वो सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, हम हर जगह की बात करें तो इवन हम लोग अब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो फ्रांस का समाज था वो भी बटा हुआ था। ठीक है, जब बटा हुआ था तो उसके अंदर अमीर भी थे, उसके अंदर गरीब भी थे, उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ग भी थे जिनको जन्मसिद्ध अधिकार मिले हुए थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एक किसी परिवार के अंदर पैदा हुए हैं। तो इस प्रकार की जो सामाजिक स्थिति है, और जब दमनकारी नीति ये लोग अपना लेते हैं कि एक समाज ऊपर है दूसरा समाज नीचे है, नीचे वाला हमेशा गुलाम रहेगा, तो एक समय एक ऐसा आता है जब एक पूरी जनता की आवाज मिलके उसका विरोध करती है। तो यही क्रांति है। क्रांतियां पहले भी हुई हैं, क्रांतियां अभी भी होती हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर कि इसका इतिहास है क्या, हुआ क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन को। और मैं आपको ले चलूंगा पेरिस, जो शहर है फ्रांस का, उसके अंदर। और तारीख है 14 जुलाई 1789, यानी 14 जुलाई 1789। और ये जो सुबह हुई है फ्रांस के अंदर, पेरिस अलग ही लेवल पर है उस दिन। आक्रोश जनता का बहुत ही अन्य स्तर पर है। शहर के अंदर अफरा तफरी का माहौल बजा हुआ है। आप इमेजिन करो इस सिचुएशन को कि एक सिटी उठती है, एक सुबह सो के उठते हैं आप, और पूरा शहर सड़क पर है। और सिर्फ शहर सड़क पर नहीं है, राजा भी टेंशन में है, गर्मा गर्मी का माहौल है। राजा ने भी क्या किया, राजा ने आर्मी को ऑर्डर दे दिया कि भैया इनको कंट्रोल करो, ये सड़क पे जो क्रांतिकारी इकट्ठे हुए हैं इन्हें तुम्हें कंट्रोल करना है। और इस बीच एक अफवाह भी फैल जाती है कि राजा किसी भी समय सेना को आदेश दे देगा कि आप सिटीजन्स के ऊपर गोली भी चला दीजिए। सिचुएशन को आप इमेजिन करो, क्या अफरा तफरी का माहौल होगा। तो फ्रांस में भी उस दिन यही हो रहा था, पेरिस शहर के अंदर, कि जनता सड़कों के ऊपर थी, उसमें पुरुष भी थे उसमें महिलाएं भी थी। और इन्होंने निर्णय ले लिया कि अब हम लोग एक पीपल मिलिशिया यानी कि जनता की सेना हम लोग बनाएंगे। और ये था क्या कि ये राजा के विरुद्ध इनका आक्रोश था। जो वहाँ के राजा थे लुई 16, उनके विरुद्ध उनका आक्रोश था, वहाँ की नीतियों के विरुद्ध इनका आक्रोश था। और इन्होंने उसके बाद जब निर्णय ले लिया कि हम लोग पीपल्स मिलिट्री हम लोग बनाएंगे, तो इन्होंने सरकारी दफ्तरों के अंदर, सरकारी बिल्डिंग के अंदर भी धावे बोले एम्यूनिशन की सर्च के लिए। उन्हें लगा कि यहाँ पे हमारे को एम्यूनिशन मिल सकता है, आर्म्स मिल सकते हैं। तो इस सोच के साथ इन्होंने सरकारी दफ्तरों के अंदर, सरकारी बिल्डिंग्स के अंदर घुसना शुरू किया, धावे बोलने शुरू करे। और इसमें जो बास्तील का किला था उसके ऊपर भी जनता ने हमला किया, उसके ऊपर भी धावा बोला। तो बास्तील का जो किला था वो सिर्फ एक किला नहीं था, बास्तील का किला एक जेल भी थी। और ये जो लोग थे, इन लोगों के अंदर उस किले के प्रति बहुत घृणा थी, क्योंकि वो राजा की निरंकुश शक्तियों का एक प्रतीक था। क्योंकि वो जेल भी थी, जेल कोई अच्छी जगह नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर जिनको भी दमन करना है, जिनका भी दमन करना है उसे उठा के अंदर डाल दो। तो इसलिए जो वहां की जनता थी उसके अंदर भी आक्रोश पूरा था। और बास्तील के किले पर हमला हुआ, जनता ने किया, और बास्तील का जो कमांडर था वो मारा गया इस आर्म्ड फाइट के अंदर। और कुछ कैदियों को भी यहाँ से रिहा कराया गया।
बास्तील का किला जो था उसको पूरा ध्वस्त कर दिया गया, और जो उसके जो पत्थर वगैरह थे, जो भी टूट के जिनसे वो बना हुआ था, उसको इन्होंने निशानी के लिए उसको मार्केट में भी बेचा, मतलब इस लेवल का उसके प्रति एक गुस्सा था फ्रांस के लोगों के अंदर। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था कि फ्रांसीसी क्रांति जिस दिन ये शुरू हुई है, उस दिन सुबह पेरिस का माहौल कैसा है। तो अब चलते हैं इसके कारण को जानते हैं हम लोग कि ऐसा हुआ क्यों, जनता में इतना आक्रोश आया कहाँ से, क्यों आया, किसके विरुद्ध आया। तो ये सब हम लोगों को जानना है। तो अगला हम लोग स्लाइड को हम लोग देखेंगे। तो 1774 में होता क्या है कि बर्बन फैमिली के जो एक मेंबर थे जिनका नाम था लुई 16, ये फ्रांस के राजा बनते हैं। ठीक है, उनके राज सिंहासन के ऊपर ये बैठ जाते हैं। इनका राज तिलक हो गया, आप ये मान लीजिए। अगर हिंदी में लोग बात कर रहे हैं तो राज तिलक कह दीजिए कि इनका हो गया, लुई 16 का। और इनकी उम्र उस समय 20 वर्ष थी। इनकी शादी हो रखी थी, इनकी धर्मपत्नी का नाम था मैरी एंटोनिएट, और ये ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। तो होता क्या है कि जब ये जो लुई 16 थे, जो वहाँ के किंग थे फ्रांस के, तो जब ये अपना राज सिंहासन पे बैठते हैं, तो ये पाते हैं कि भैया सरकारी खजाना तो खाली है। और ऐसा आजकल भी होता है, मतलब आप देखना कहीं पे भी सरकार बनती है, कोई नई पार्टी की सरकार आमतौर पे जब बनती है, जब भी राजनीतिक परिवेश में आज की डेट में भी बदलाव होता है, तो सरकार ये बोलती है कि जब हमने सत्ता संभाली तो खजाना खाली था, सरकारी खजाना पिछली सरकार खाली करके गई थी। तो कुछ ऐसे ही सिचुएशन लुई 16 के साथ भी थी। इन्होंने जब अ, सिंहासन पे बैठे तो इन्होंने भी पाया कि भाई सरकारी खजाना तो खाली है, अब करे तो करे क्या, क्योंकि स्टेट को भी रन करना है, इन्होंने साम्राज्य भी चलाना है, इन्होंने अपनी कोर्ट्स भी चलानी है, इन्हें आर्मी भी चलानी है, इनको सरकारी दफ्तर भी चलाने हैं, इन्हें अपना महल भी मेंटेन रखना है। तो ये सब था क्या, इतना फ्रांस के ऊपर कर्ज का दबाव बहुत था एक्चुअली। फ्रांस ने क्या था कि फ्रांस ने कई युद्ध भी लड़े थे, और आप आगे देखेंगे कि 1778 से लेकर 1783 तक इन्होंने एंग्लो फ्रेंच वॉर के अंदर भी इन्होंने फंड किया था, फ्रांस ने लोन लेकर के। और फ्रांस ने लुई 16 की लीडरशिप के टाइम पे 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से आज़ादी लेने में भी पूरी मदद करी थी। तो फ्रांस ने बहुत युद्ध लड़े। ठीक है, तो अब है क्या, रिजल्ट क्या है कि सरकारी खजाना खाली, और इन्होंने लोन लेके युद्ध भी लड़े थे एक्चुअल में। तो इनके ऊपर लोन इतना दबाव हो गया लोन का कि 2 बिलियन लिवर्स लीवर्स, जो लिवर्स क्या एक यूनिट थी, करेंसी थी बेसिकली, जिसको 1794 में फ्रांस ने डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो इतना बड़े भयंकर कर्जा था। और कर्ज के साथ साथ जो देनदार थे, मतलब जो जिन्होंने कर्ज दिया था, वो भी 10% पर एनम की इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे थे, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट था। तो अब है क्या, अब अल्टीमेटली जब राजा को या सरकार को कुछ भी अपना स्टेट रन कर रहे हैं, उनको फंड्स नहीं, तो फंड्स कहाँ से आते हैं, फंड्स आते हैं टैक्सेस को इंक्रीज करके। टैक्सेस को, नए टैक्सेस लगा देंगे या पुराने टैक्सेस को इंक्रीज कर देंगे। तो सेम सिचुएशन फ्रांस की भी थी। तो जो फ्रांस के राजा थे लुई 16, इन्होंने भी एक प्रपोजल सोचा कि भैया आओ टैक्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो टैक्स बढ़ाने के चक्कर में ये सारा कलेश की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और टैक्स सिर्फ बढ़ाने से क्यों कलेश हुई, ऐसा नहीं है सिर्फ टैक्स बढ़ाने से कलेश हुई, या पूरी क्रांति उसके ऊपर शुरू हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्स, ऐसा नहीं है। अभी आप आगे देखोगे कि ये जो टैक्स था वो कुछ ही लोग पे करते थे, मतलब, और कुछ वर्ग थे जो कि इससे एग्जेम्प्टेड थे। तो सारी टेंशन वहां की थी। ठीक है, तो अब चलते हैं फ्रांस की सोसाइटी का स्ट्रक्चर जानते हैं कि जिस समय 1789 में ये क्रांति हुई, तो उस समय जो फ्रांस था उसका सामाजिक स्ट्रक्चर क्या था, क्योंकि आपने सुना मेरे को भी कि जो क्रांति होती है, होता है क्या है क्रांति में, समाज के अंदर ही क्रांति की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले सोशल एक स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे कि फ्रांस की सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या था।
तो था क्या कि ये जो फ्रांस के समाज था ये तीन वर्गों में बटा हुआ था। सबसे पहला वर्ग था जिसको इंग्लिश में क्लर्जी बोलते हैं। इनका काम क्या है कि ये चर्च से रिलेटेड कुछ इनके काम होते थे। ठीक है। दूसरे थे नोबिलिटी। ये क्या थे, ये रिच और पावरफुल फैमिलीज थे उस साम्राज्य के। और तीसरे थे जिनको बोलते थे थर्ड एस्टेट, यानी कि तीसरा वर्ग। इसमें क्या था कि कुछ बिग बिजनेसमैन थे। ठीक है, कुछ कोर्ट ऑफिशियल्स थे, कुछ लॉयर्स थे, मैक्सिमम जो थे वो किसान थे, और गरीब थे, लेबर्स थे। तो बेसिकली आप कह लो कि ये जो तीन समाज हैं इनमें से दो समाज, यानी कि क्लर्जी और नोबिलिटी, यानी कुलीन वर्ग, ये क्या थे, अ, ये बिल्कुल टॉप टू क्लासेस थे। और जो बाकी बचे हुए गरीब लोग थे, मैक्सिमम या थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग थे, वो थर्ड एस्टेट का पार्ट थे। ठीक है। तो जो थर्ड एस्टेट है, यानी बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस, लैंडलेस लेबर्स, ठीक है, और ये सर्वेंट्स जो थे, यही लोग थे जिनको सिर्फ टैक्सेस पे करने होते थे। यानी आप समझो कि समाज को तीन हिस्सों में बांट दिया, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड एस्टेट। और पैसा कौन पे करेगा टैक्सेस का? सिर्फ थर्ड एस्टेट। बाकी दो क्या है? टैक्स एग्जम्प्टेड। ठीक है। और ये जो किसान भी थे, इनके पास अपनी ज्यादा जमीनें नहीं थी। ये क्या है, जो अमीरों की जमीन थी उसके ऊपर सिर्फ मजदूरी करते थे बेसिक। तो आपको मजदूरी करनी है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसके बाद भी जो आप कमा रहे हैं, सारा पैसा मतलब जो टैक्सेस जाएंगे वो सिर्फ आप पे करेंगे। जिनके पास जमीनें हैं, मतलब कि जो मोटे मुर्गे हैं, जो कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट में आते थे, दैट इज क्लर्जी में और नोबिलिटी में, वो टैक्सेस पे नहीं करेंगे, सिर्फ थर्ड एस्टेट टैक्सेस पे करेगा। तो ये फ्रांस का कुछ सामाजिक स्ट्रक्चर था। और ये जो पहले दो एस्टेट्स थे, यानी जो पहले दो वर्ग थे, क्लर्जी और नोबिलिटी, इनके पास कुछ जन्म सिद्ध प्रिविलेजेस, यू कैन, आप कह सकते हैं इनके पास थी। क्या कह सकते हैं, बल्कि एक्चुअल में थी कि एक क्या था, इनको टैक्सेस पे नहीं करने, जो इस वर्ग में पैदा हुए, यानी कि क्लर्जी की फैमिली में, या फिर जो नोबिलिटीज हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हें टैक्सेस पे नहीं करने। दूसरा क्या है कि ये जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं, इनसे अपने काम फ्री में करवाते थे, इनसे लेबर का काम करवाते थे फ्री में। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर करवानी है तो उसमें काम करवाएंगे। ठीक है। और इनको फोर्सफुली था कि आपने करना है। तो था क्या कि ये गुलामी करवा रहे थे थर्ड एस्टेट के लोगों से। जो थर्ड एस्टेट में जो गरीब लोग थे, जो तीसरे वर्ग में गरीब लोग थे, वो इनके गुलाम थे, जो फर्स्ट और सेकंड वर्ग था, क्लर्जीज का और नोबिलिटीज का। अच्छा, इसके बाद क्या है कि आपके पास जो डायरेक्ट टैक्सेस तो है ही है, आपको क्या करना है, आपको चर्च के को भी टैक्स देना है। इसको टाइथ बोलते थे, और ये थर्ड एस्टेट ही पे करेगा। ठीक है। इसमें क्या है कि जो भी आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, मतलब जितना भी आपका खेती में, सपोज करो आपका 100 किलो अनाज हुआ, तो आपने 10 किलो चर्च को देना है एज अ टैक्स। ठीक है। तो ये सिचुएशन थी उस समाज की। अच्छा, इसके अलावा डायरेक्ट टैक्सेस के आई मीन लाइक जो डायरेक्ट टैक्सेस थे वो भी देने हैं आपने, आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देने हैं। और ये सब कौन करेगा? सिर्फ थर्ड एस्टेट करेगा, पहले दो वर्ग नहीं करेंगे। तो आप इनमें से देख सकते हो कि जो समाज के अंदर थर्ड एस्टेट का नाम जिसको दे रखा था, वो सबसे दबा कुचला वर्ग फ्रांस का था। तो आज हम इस एपिसोड को एक छोटा सा ही रखेंगे। बिल्कुल एपिसोड वाइज हम लोग इसको पढ़ेंगे, सारी पढ़ाई एक ही दिन में नहीं करनी है, एपिसोड वाइज हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके पास कोई सजेशंस हो कुछ इम्प्रूवमेंट के, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कुछ कमियां अगर आपको दिखी हो तो ज़रूर बताइएगा। और समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो, सुन के थोड़ा सा मज़ा आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू। आज के लिए सिर्फ इतना ही।